चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट कर रहे हैं, फिर देखते हैं अभी आज ही एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड हो जाए, टाइम मिलेगा तो लास्ट में एनसीईआरटी कर लेंगे, नहीं तो इसके बाद कर लेंगे। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो कुछ जनरल बातें हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑल। इसके बारे में कुछ जनरल चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से जो अपने आप जो एक वो थ्योरेटिकल पढ़ने वाली बात है ना, उसमें हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। फिर भी काम की बात यह है कि देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब सिर्फ है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ठीक होना नहीं होता, फिजिकल और मेंटल सोशल वेलबींग भी जरूरी है। मतलब कोई व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, बच्चे पैदा कर सकता है, बस इसलिए वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं माना जाएगा। अगर उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, वो क्रिमिनल है, या कोई सेक्स ऑफेंस करता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी मानेंगे। फिर दूसरी बात क्या है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे पुराने टाइम से, जिनके अंदर क्योंकि हमारे देश में क्या था पहले, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR दोनों ही ज्यादा थे, जिसकी वजह से बच्चे खूब मरते थे। और बच्चे तो मरते ही थे पैदा होने का, मदर्स भी कई बार मर जाती थी, यहाँ तक कि कॉर्ड कट करने से इन्फेक्शन से भी मरते थे। तो इनके बारे में कुछ बातें दी हुई हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, और उसके बाद अब हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों ही बहुत कम हो गए हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो एक बहुत जरूरी चीज ये महसूस हुई कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स आए, पहले आए थे शुरुआत में कि 2 या 3 बच्चे ही अच्छे होते हैं घर में, उसके बाद आया 2 बच्चे, आजकल 1 बच्चे वाला आ रहा है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो हम यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं उनको पढ़ेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एफिशिएंसी। जो उनका ना सिर्फ एफिशिएंसी इंक्रीज करने का ऑर्डर है, सेम ऑर्डर उनका जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इनको खोजे जाने का। तो देयर आर 3 बेसिक वेज। सुनो अब ध्यान से, अगले 1 घंटे में जो कुछ पढ़ेंगे गारंटीड 2 क्वेश्चन आने हैं उसमें, तो ध्यान से सुनो, 2 तो आने ही आने हैं उसमें, है ना। तो 3 तरीके होते हैं बेसिकली प्रेगनेंसी रोकने के। पहला तरीका तो ये है कि स्पर्म और एग को आपस में मिलने मत दो, यानी फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर दोनों मिल भी जाएं तो फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस में इम्प्लांट ना होने दो, यानी इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाए, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तीसरा तरीका ये है कि ओव्यूलेशन ही ना होने दिया जाए। तो अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा, तो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करना। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं, या तो हम फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं, या हम इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करते हैं, या फिर हम ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं। तो अब जो मैं मेथड्स आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सबसे पहले सबसे पुराने मेथड्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। जब साइंस डेवलप्ड नहीं थी तब भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, जिसको हम नहीं मानते अब कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड, वो था एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मीन्स अगर मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, नहीं होगी। ये भी एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है। सेक्सुअल कोहैबिटेशन हो रहा है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी ना हो, तो इसको हम कॉन्ट्रासेप्शन कहेंगे। तो सबसे पुराने मेथड, सबसे पहले तो सबसे पुराने मेथड्स में आते हैं नेचुरल मेथड्स। मतलब मैं सबसे पुराने मेथड सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ, सबसे नए लास्ट में पढ़ाऊंगा, और वही ऑर्डर है उनकी एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी से मेरा मतलब कौन सा मेथड कितना इफेक्टिव है और उसका फेलियर रेट कितना कम है ना। तो शुरू वाले मेथड्स का फेलियर रेट ज्यादा है, जो लास्ट में पढ़ेंगे उसका सबसे कम होगा। तो सबसे पुराने मेथड्स को कहा जाता है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स सबसे अप्लाई करे जा रहे हैं जब हमें साइंस की नॉलेज नहीं थी, तब भी ये पता था कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद फीमेल बॉडी में जो सीमन रिलीज होता है उसके कारण प्रेगनेंसी होती है। तो ओल्डेस्ट मेथड जो है वो था कोएटस इंटरप्टस, कि अगर किसी भी कोपुलेशन को इंसेमिनेशन होने से पहले ही रोक दिया जाए और खत्म कर दिया जाए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को बिफोर इंसेमिनेशन, तो इसे कहते हैं कोएटस इंटरप्टस। तो फीमेल बॉडी में अगर सीमन डिपॉजिट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो प्री इजेकुलेटरी सिक्रीशन होते हैं उसमें भी कई बार स्पर्म्स होते हैं और उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा मेथड इसके बाद जो खोजा गया वो था रिदम मेथड। ऐसा देखा गया कि कुछ खास दिनों में
सेक्सुअल कांटेक्ट होने पर ही फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो साइकिल के उन खास दिनों को क्या कह दिया गया, अनसेफ डेज, और उसमें अगर कोई कपल सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करेगा तो वाइफ में प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इसका भी अच्छा खासा फेलियर रेट है। क्यों? क्योंकि साइकिल्स कई बार कैसी होती हैं, इरेगुलर होती हैं। जो पीरियड से सेफ समझ रहे थे वो अनसेफ निकल गया। तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ऐसा देखा गया कि एक बार बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद डिलीवरी के तुरंत बाद लेडी के अंदर वापस से साइकिल्स स्टार्ट नहीं होती हैं। क्योंकि क्या होता है, अब वो माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ लेवल पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देके एफएसएच और एलएच को सप्रेस रखता है, गोनेडोट्रोपिन्स को, जिसकी वजह से जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती रहती है तो उसमें ना साइकिल्स अक्सर रुकी हुई रहती हैं। पर ऐसा देखा गया कि ये मेथड ना पहले 6 महीने तक ही इफेक्टिव है, उसके बाद अक्सर फीमेल्स में साइकिल शुरू हो ही जाती हैं, इफेक्टिव टिल 6 months आफ्टर पार्चुरेशन ओनली। और उसमें भी क्या होता है, कुछ फीमेल्स में 6 months भी नहीं रहता है, डिलीवरी हुई उसके 2 महीने बाद ही साइकिल स्टार्ट हो गई। कई बार दो सगे भाई बहनों में 1 साल का ही गैप होता है, एक से कम तो नहीं होता पर एक ही होता है कई बार, 11-11 महीने, क्योंकि 9 महीने ऑब्वियसली तो गेस्टेशन है, 2 महीने बाद ही साइकिल स्टार्ट होगी। तो ऐसा कम होता है, पर कभी कभी बहुत कम गैप, तो ये भी मतलब इसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। तो ये नेचुरल मेथड से, अगर आपसे पूछा जाए कोइटस इंटरप्टस कौन सी प्रोसेस को रोकता है तो आंसर क्या लगाएंगे, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। रिदम मेथड कौन सी प्रोसेस को रोकता है तो आंसर क्या लगाएंगे, ये भी फर्टिलाइजेशन को रोकता है। लैक्टेशन इम्यूनोरिया कौन सी प्रोसेस को रोकता है तो आंसर क्या लगाएंगे, ये ओव्यूलेशन को रोकता है। इसके बाद इससे बेहतर मेथड जो इसके बाद खोजे गए वो कहलाते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स का ये था कि स्पर्म और एग को आपस में एक दूसरे से मिलने से रोक दो। यानी कौन सी प्रोसेस रोक दी जाए, फर्टिलाइजेशन, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो जो बैरियर मेथड्स थे, मतलब मैं ऐसे बनाता जाऊंगा चार्ट, आप एक पेज पे बनाओ या मल्टीपल पेजेस पे, आपकी मर्जी है। इनका मेन फंक्शन होता था टू स्टॉप फर्टिलाइजेशन। सबसे पुराने बैरियर मेथड्स में आते थे कॉन्डोम्स। अब ये मेल और फीमेल दोनों में यूज हो सकते हैं। इनका एक एडिशनल एडवांटेज क्या होता है कॉन्डोम्स का, कि दे आल्सो प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज या एसटीडी। याद रखना सारे बैरियर मेथड ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ ये पहला वाला जो अभी पढ़ा रहा हूँ कॉन्डोम यही प्रिवेंट करता है। अब ये डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल मतलब सिंगल यूज। आपके एनसीईआरटी में मॉड्यूल में फोटो बने होंगे ना इसके। तो मेल condom is worn over the penis while the female condom is released inside the vagina before copulation. जैसे सपोज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, तो अब उसमें आप देखो, उसमें फीमेल कॉन्डोम जो बना है उसमें 2 रिंग दिख रही है आपको। आपको लग रहा है पीछे से भी खुला हुआ है तो इससे क्या फायदा होगा, इससे तो स्पर्म आगे निकल जाएंगे। वो पीछे से बंद है, वो डायग्राम थोड़ा खराब है इसलिए ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ खुला हुआ है। वो दोनों तरफ नहीं खुला हुआ है, वो पीछे से बंद है। और जो अंदर वाली रिंग है ना उसको यहाँ अटैच कर देते हैं ताकि वो स्लिप ना हो, और बाहर वाली रिंग इस तरह से यहाँ रहती है, ये बंद है यार। जैसे आपने देखा होगा जो डस्टबिन में हम एक ब्लैक कलर का अपन वो पॉलीथीन लगा देते हैं, तो सारा कचरा उस पॉलीथीन में गिरता है, वो पॉलीथीन निकाल के फेंक देते हैं और दूसरी पॉलीथीन लगा देते हैं। तो इन द सेम वे ये कॉन्डोम इस तरह से फीमेल जेनिटल ट्रैक में इंसर्ट कर दिया जाता है, और बाद में जो इजेकुलेशन होगा तो इसके अंदर ही होगा, इसको बाद में पुल करके हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया कॉन्डोम्स विच आर डिस्पोजेबल। सेकेंड बैरियर मेथड इज
सर्वाइकल कैप, वॉल्ट या डायफ्राम। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट या डायफ्राम एसटीडी नहीं रोकते हैं, मैं पहले बता रहा हूं। सभी बैरियर मेथड एसटीडी नहीं रोकते हैं, सिर्फ पहले वाले लोग ना। इनमें क्या होता है, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट या डायफ्राम में क्या करते हैं, ये जो सर्विक्स है ना, इस सर्विक्स के ऊपर ऐसा ढक्कन लगाते हैं, कैप, एक कैप होती है जो यहाँ सर्विक्स में लगा दी जाती है। एक्चुअली इसको ना सेल्फ यूज करना, आप क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, घिसे पिटे क्वेश्चंस तो आते रहते हैं। इसका सेल्फ यूज थोड़ा सा इजी है, मतलब इतना ही नहीं, आईयूडी की तरह नहीं। आईयूडी के लिए तो आपको ट्रेन नर्स चाहिए, पर इसको पर्सन जो फीमेल है वो खुद भी यूज कर सकती है। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट या डायफ्राम ये सर्विक्स को कवर कर देते हैं। अब क्या होगा, जो सीमन रिलीज होगा वो वजाइना में रिलीज होगा और इससे आगे नहीं जा पाएगा, और बाद में इस कैप को रिमूव कर सकते हैं और इसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल होती है, लेकिन इनके फेलियर रेट हैं अच्छे खासे। कॉन्डोम का फेलियर रेट टीयर हो सकता है, स्लिप हो सकता है। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट या डायफ्राम रिमूव करी और वजाइना में सीमन था, अभी वजाइना को भी वॉश करना होगा, क्योंकि अगर इसमें सीमन रह गया तो वापस स्पर्म अंदर चले जाएंगे। तो ये अगर इसमें रह गया सीमन को, वॉल्ट रिमूव करने के बाद तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इनका भी फेलियर रेट है। और तीसरा होता है स्पर्मिसाइडल जेली वगैरह, इनको अदर सपोर्टिव सब्सटेंसेस के तौर पे लिखा गया है एनसीईआरटी में। स्पर्मिसाइडल जेली क्या होती है, ऐसा एक कॉन्ट्रासेप्टिव है टुडे। अब इसमें क्या होता है कि कोपुलेशन से पहले, इसका एग्जांपल बता रहा हूं, टुडे वजाइना के अंदर जेली या फोम स्प्रे कर दिया जाता है और ये स्पर्मिसाइडल होता है, तो सीमन जो यहाँ रिलीज होगा उसमें जो स्पर्म है वो मर जाएंगे, और इसका भी फेलियर रेट है। और वो फोम या जेली जो यहाँ रिलीज हुई थी, सारे स्पर्म नहीं मार पाई, तो स्पर्म आगे निकल गए, तो इनका भी अच्छा खासा फेलियर रेट है। वैसे जो कॉन्डोम्स होते हैं उनके ऊपर स्पर्मिसाइडल जेली होती ही है, पर ये एक सपोर्टिव मेथड है, तो इनका भी अच्छा खासा फेलियर रेट है। तो दीज प्रोसेसेस एक्चुअली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। पर इनका, जैसे मैं आपको बता रहा था, फेलियर रेट है, टीयर हो सकते हैं, स्लिप हो सकता है अपनी जगह से ही, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ पॉपुलेशन ये वॉल्ट के ढक्कन हट सकता है, कैप। तो ये इसका भी एक फेलियर मेथड है। तो इससे बेटर मेथड्स इसके बाद खोजे गए, जिसमें ये था कि जो डेसिडुआ है जिसमें आके ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है, अगर हम उस डेसिडुआ को खराब कर दें ताकि उसमें ब्लास्टोसिस्ट चिपक ही ना पाए, तो मर जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, 2-4 दिनों में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो, और कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि क्या क्या रोक दिया हमने, इम्प्लांटेशन। तो इसके बाद जो मेथड्स आए, इससे बेटर ये है, इससे बेटर इसके बाद वाले, है ना। तो इसके बाद वाले जो मेथड्स हैं वो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या आईयूडीज। तो आप चाहो तो एक ही पेज पे लिखते रहो, बड़ा सा चार्ट ऐसे बना लो, मैं आगे बढ़ जाऊँ इसमें। यहाँ तक हो गया, तो मैं अगले मेथड्स जो इसके बाद लिखूंगा वो है आईयूडीज। आईयूडीज का जो पर्पस होता है वो होता है कि डेसिडुआ को इतना इरिटेट करो कि ब्लास्टोसिस्ट उसमें चिपक नहीं पाए, खराब कर दो डेसिडुआ को, ताकि ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर चिपक ना पाए। पहले आईयूसीडी बोलते थे इनको, अब आईयूडी बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। पहले बोलते थे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो ये जो आईयूडीज होते हैं, इस बार इस पे आया क्वेश्चन, देख लेना, आईयूडी पे आया नहीं पिछले 2 साल, हालांकि पढ़ाऊंगा पूरा में, पर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो इसका आएगा। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो आईयूडीज होते हैं, इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, एक लाइन में पूछा जाए तो ये किस चीज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बोलो, इम्प्लांटेशन। लेकिन अलग अलग आईयूडीज अलग अलग चीजें करते हैं। जनरल क्वेश्चन आ जाए कि आईयूडीज किसे रोकते हैं, तो आप आंसर इम्प्लांटेशन लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आईयूडीज बताऊंगा, वो अलग अलग चीजें रोकते हैं। तो आईयूडी है यानी यूट्रस के अंदर इसे इंसर्ट करना है। अब यूट्रस के अंदर इंसर्ट करना है तो यानी पहले वजाइना, वजाइना के बाद क्या आएगा, सर्विक्स, फिर सर्विक्स से भी अंदर जाना पड़ेगा इसको। तो ये जो आईयूडीज होते हैं ना, ये जनरली एक बच्चा होने के बाद ही फीमेल्स में यूज किए जाते हैं। क्या होता है कि एक बार एक बच्चा निकल गया सर्विक्स से, तो सर्विक्स इतना ढीला हो जाता है कि उसमें आईयूडी इंसर्ट किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आईयूडीज आर ओनली यूज्ड आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, है ना। मतलब किसी फीमेल में अभी अभी नई नई शादी हुई है, पहली शादी,
तो उसमें फिर अगर कोई बच्चा भी नहीं हुआ है तो उसको आईयूडी जनरली, हाँ मतलब यार तुम लोग अपना रहोगे उसी में। अबे अब्रॉड में ऐसे ही होता है, पहली शादी से 2 बच्चे हैं, दूसरी शादी हुई वहां पहुंच गया, अभी तो पहली इसकी तो सेकंड मैरिज है लेकिन बच्चा पहला है। तो ये सब हमारे देश में हम एकदम इस हिसाब से चल रहे हैं कि हाँ पहली शादी ही होती है दूसरी नहीं होती, पर इसको आप ब्रॉड टर्म में सोचिए। तो अगर फर्स्ट कंसेप्शन है, फर्स्ट कंसेप्शन देखिए, शादी पहली है दूसरी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर पहली बार प्रेगनेंसी हो गई है और एक बच्चा निकल चुका है सर्विक्स से, तो सर्विक्स इतना ढीला हो गया है कि आप उसमें अंदर जो है आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको जनरली फर्स्ट डिलीवरी के बाद यूज किया जा सकता है। अब फर्स्ट डिलीवरी होने के लिए फर्स्ट मैरिज होना भी जरूरी नहीं है, पर हम इंडिया में एक कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो, है ना, तो हंसने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से समझ जाओ कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी लिखा है मैंने, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड इज डिलीवर्ड, तो इसके बाद आईयूडीज यूज होते हैं। तो यानी कि अगर कोई फीमेल मतलब एक भी बच्चा जिसका अभी तक नहीं हुआ है, तो उसको हम जनरली आईयूडीज अवॉइड करते हैं कि एक बच्चा हो जाए उसके बाद यूज करना। तो फर्स्ट पेरिस से लेके फर्स्ट चाइल्ड तक क्या यूज करते हैं उस पर हम बाद में आएंगे, उसके लिए अलग अलग मेथड है, बैरियर मेथड है या ओसी पिल्स है, पर आईयूडीज जनरली आर यूज्ड आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। इसके बावजूद आईयूडीज आर द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इन इंडिया फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ऐसा क्यों? वर्ल्ड में बैरियर मेथड, और एक्चुअली इंडिया में बैरियर मेथड है, कॉन्डोम या बैरियर मेथड इज द मोस्ट यूज्ड मेथड। लेकिन जब हम कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ते हैं तो हम मैरिड कपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैरिड कपल्स में मोस्ट कॉमनली यूज मेथड भी बैरियर है, लेकिन एनसीईआरटी या पुरानी हमारी जो सोच चली आ रही है वो अभी तक यही है कि आईयूडीज आर द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड्स। इसका रीजन है, व्हाई इज आईयूडी द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इन इंडिया? क्योंकि इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का फंडा अलग है। क्या होता है, जैसे अब्रॉड में या डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि अभी शादी हुई है तो अभी 3-4 साल बच्चा नहीं चाहिए। इंडिया में क्या होता है कि ये शादी तो हो गई है तो पहला बच्चा तो हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है, पता चल जाएगा बेटा बहू किसी में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। अब पहले और दूसरे बच्चे के बीच में गैप रखने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन ज्यादा यूज होता है हमारे देश में, या दूसरे और तीसरे के लिए। तो इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन पहला चाइल्ड डिले करने के लिए उतना यूज नहीं होता है जितना बच्चों में अंतर रखने के लिए यूज होता है। ये आएगा असर्शन रीजन में क्वेश्चन, या इस सोशल रीजन, समझ में आ रही बात? तो इसलिए इंडिया में सबसे एक्सेप्टेबल मेथड है। हालांकि ये एक बच्चा होने के बाद ही यूज करते हैं, स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड्स। द रीजन इज because in India contraception is more commonly used to create space between children rather than delaying the first child, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड्स में से एक है, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी यूज होता है। अब ये 3 तरह के हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो 1G, 2G और 3G। तो पहले 1G के बारे में बात करते हैं, फिर 2G और फिर 3G। तो 5G पे आ गया हम, अभी यहाँ ये 3G तक ही पहुंचे हैं। अब 1G में क्या था? 1G में प्रिंसिपल तीनों में सेम है कि भाई ऐसा है, यूट्रस में कुछ ऐसी चीज इंसर्ट कर दो जिससे यूट्रस की जो डेसिडुआ है वो इरिटेट हो जाए, और इरिटेट होकर वो खराब हो जाए, ताकि ब्लास्टोसिस्ट अगर उसमें चिपकना चाहे तो नहीं चिपक पाए, ठीक है। डेसिडुआ को खराब कर दो आप। तो ये इस डेसिडुआ में होगा ना इम्प्लांटेशन, यहाँ इसको खराब करना है। तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज में हम लोग इरिटेंट यूज करते थे, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वाज यूज्ड एज एन इरिटेंट, और इसका एग्जांपल है लिपेज लूप। लिपेज लूप को जो इंसर्ट करते थे यूट्रस में, तो वो रेसिडुआ को इतना इरिटेट करता था कि वो खराब हो जाती थी और ब्लास्टोसिस्ट इसमें चिपक नहीं पाता था। फिर आए सेकंड जनरेशन आईयूडीज। सेकंड जनरेशन आईयूडीज जो थे वो कॉपर रिलीजिंग थे, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की एक खास बात थी कि जो कॉपर वो रिलीज करता था ना आईयूडी, वो डेसिडुआ को इरिटेट तो करता ही था, लेकिन साथ में 2 और चीजें करता था। एक तो वो सर्विक्स, वजाइना, इस सब की म्यूकोजा को इतना विस्कस कर देता था कि स्पर्म इसमें विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, फ्लूइड की तो स्विमिंग मुश्किल हो जाएगी ना। तो सर्विक्स और वजाइना की म्यूकोजा को इतना विस्कस कर देता था ये कॉपर कि स्पर्म इसमें तेजी से स्विम ना कर पाए, यानी इट इनहिबिटेड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स।
and the fertilization capacity of the sperms is directly proportional to the motility of the sperms. तो पहली चीज तो ये मोटिलिटी को कॉपर इनहिबिट करता है। दूसरी चीज क्या करता है, कॉपर डेसिडुआ को इरिटेट करता है और वहां पे ना डब्ल्यूबीसीज या फैगोसाइट्स को इनवाइट करता है। डेसिडुआ इरिटेट होगी, डेसिडुआ में इन्फ्लेमेशन होगा तो कौन आ जाएंगे वहां पे, फैगोसाइटिक सेल्स। तो फैगोसाइट्स आकर और स्पर्म्स को खाने लगते थे। सो कॉपर अपार्ट फ्रॉम डिस्टर्बिंग द डेसिडुआ एंड प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन डिड टू मोर थिंग्स। ये दो और चीजें क्या थी? पहला, इट डिक्रीजेस द स्पर्म मोटिलिटी, और दूसरा इट promoted phagocytosis of sperms. तो ये था। अब इसके 3 एग्जाम्पल थे। एक था कॉपर टी, एक था कॉपर 7 और एक है मल्टीलोड 375। कॉपर टी एक टी लाइक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां से जाएगा अंदर और यहां जाके स्प्रेड हो जाएगा ऐसे, जैसे छाता खुलता है ना अंदर जाके। अब ये ऐसे यूं इंसर्ट किया और अंदर खोल दिया, इसको फंस गया भाई अंदर। ये इसमें एक छोटा सा धागा है जो वजाइना में निकलता रहता था ताकि कभी इसको पुल करके निकालना हो तो बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से लग जाता। कॉपर टी, इससे कॉपर 7 का शेप थोड़ा अलग था, इस टाइप का था, और मल्टीलोड 375 एक अलग टाइप की बार है जो यूं लगी रहती है। खैर तीनों ही केसेस में यूट्रस के अंदर लगते हैं और कॉपर रिलीज करते हैं। 375 नैनोग्राम या हाँ कुछ तो है, कॉपर रिलीज करता है, ऐसे 375 कहता है इसको। ये टी है और ये 7 है, तो तीनों ही कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं। क्वेश्चन आ जाए ये क्या करते हैं? ऑप्शन में हो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी, प्रिवेंट्स प्रमोट्स फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म या ऑल, तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑल। और अगर इन तीनों में से एक भी ऑप्शन में हो तो वो लगा देना आप, कॉपर तीनों चीजें करता है, मतलब इम्प्लांटेशन तो रोकता है साथ में ये भी करता है, तो क्वेश्चन देख के आंसर लगाना। तो ये थे कॉपर्टीज। अब इनमें क्या है तो अच्छा, लेकिन कई बार कई लोगों को टॉलरेट नहीं होता है यूट्रस में। एक तो इसके, अच्छा अभी जो बातें बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये नीट में आती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कभी कभी स्पॉन्टेनियस एक्सपेल हो जाता है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, निकल गया। दूसरी, इसको लगाने के लिए ट्रेंड नर्स चाहिए, खुद नहीं लगा सकती वाइफ जो है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि क्यों, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जबकि कई मेथड ऐसे हैं जिनको वाइफ खुद ही घर में यूज कर सकती है। तो ट्रेंड नर्स चाहिए। दूसरा, ये स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन आता है कई बार। तीसरे में क्या होता है, किस्मत ही खराब होता है, परफोरेशन कॉज कर देगा, डैमेज यूट्रस की वॉल को इंजर्ड कर देगा। चौथा, कई लोगों को इसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं कई फीमेल्स को। तो इसलिए थोड़ा सा इतना अच्छा, अच्छा तो क्या पहले यही यूज होता। फिर इसके बाद आए इससे भी एडवांस, जिनको हम बोलते हैं मेडिकेटेड आईयूडी, 3rd जनरेशन 3G। तो ये जो मेडिकेटेड आईयूडीज हैं इनको असल में हम बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो मेडिकेटेड या हार्मोन रिलीजिंग, तो याद रखिए 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन इरिटेंट, सेकेंड जनरेशन कॉपर रिलीजिंग, 3rd जनरेशन हार्मोन रिलीजिंग। इनको शायद एनसीईआरटी ने ऐसे डिवाइड किया है, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन क्या है बोलो? नॉन मेडिकेटेड। और 3rd जनरेशन क्या है? मेडिकेटेड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन आर नॉन मेडिकेटेड while the 3rd जनरेशन इज मेडिकेटेड। अब मेडिकेटेड आईयूडीज कौन सी मेडिसिन रिलीज करते हैं? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तो आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। तो आप कहोगे प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? क्या ये ओव्यूलेशन रोकेगा? नहीं। ये प्रोजेस्टेरॉन पता है जो रिलीज होता है वो क्या करता है? इसके 2 एग्जांपल है, पहले मैं आपको बताता हूं। एक तो है प्रोजेस्टासर्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन इंसर्ट, नहीं आई बात समझ में? प्रोजेस्टासर्ट। तो ये एक ऐसा आईयूडी है जिसका मेन काम तो वही है, क्या? इम्प्लांटेशन रोकना, डेसिडुआ को खराब करना, पर साथ में क्या रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा है LNG-20। LNG का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, लिवो नॉर्जेस्ट्रेल, जो दरअसल प्रोजेस्टेरॉन का केमिकल नेम है। तो दोनों हार्मोन, दोनों आईयूडीज एक ही चीज रिलीज करते हैं, क्या? प्रोजेस्टेरॉन।
ये प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन नहीं रोकता है, ये दो काम करता है। पहला काम ये क्या करता है, ये जो सर्विक्स वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे बहुत गाढ़ी म्यूकस सिक्रीट कराता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्विक्स का प्लग बन जाता है और स्पर्म का है सर्विक्स को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली these medicated IUDs make the cervix, लैंग्वेज यही आएगी एग्जाम में, हॉस्टाइल टू स्पर्म। हॉस्टाइल मतलब यू आर नॉट वेलकम। तो ये सर्विक्स को क्रॉस करने से रोकते हैं, म्यूकस प्लग जैसी बना देते हैं, जिसकी वजह से सर्विक्स जो है हार्मोन रिलीजिंग वाले स्पर्म जो है वो सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाता है। और इम्प्लांटेशन तो रोकते ही हैं डेसिडुआ को खराब करके। तो ये हो गए सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आईयूडीज। अब ये जो आईयूडीज हैं, वैसे तो ये काफी सक्सेसफुल मेथड है और इनमें फेलियर रेट बहुत ही कम है, पर फिर भी इनका कुछ फेलियर रेट है, हालांकि बैरियर मेथड से कम है। क्या है फेलियर रेट? डेसिडुआ खराब नहीं हो पाई ढंग से, समझ में आ रही बात? डेसिडुआ जो है वो खराब नहीं हो पाई और ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक गया उससे, या ये एक्सपेल हो गया स्पॉन्टेनियसली, फीमेल को पता ही नहीं चला। तो इनका भी एक फेलियर रेट है कि डेसिडुआ खराब तो करी थी पर फिर भी एम्ब्रियो आया और चिपक गया। खराब डेसिडुआ में भी चिपक गया तो क्या कर लोगे? तो इसमें भी प्रेगनेंसी होने का 0.001% ही सही पर चांस था। इससे भी बेटर मेथड्स जो इसके बाद हमने खोजे वो ये था कि अरे ये झंझट ही खत्म करो, ओव्यूलेशन ही मत होने दो। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा? और इसके लिए हमने हार्मोनल मेथड्स यूज करे। हाँ ये बात सही है कि ये मेडिकेटेड वाले आईयूडीज बाद में आए थे, ओसी पिल्स पहले आई थी, है ना। पर इसके बाद जो मेथड्स इसके बाद में आगे लिखूंगा वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मैंने आपको बताया था कि एक प्रेगनेंसी के चलते दूसरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन है और उसका बढ़ा हुआ लेवल एफएसएच और एलएच को सप्रेस करके रखता है, जिसके वजह से कोई प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में नहीं बदलती, याद आया? इसलिए ओव्यूलेशन नहीं होता। तो हम ऐसी ही झूठी प्रेगनेंसी क्रिएट कर देंगे, पहले दिन से ही प्रोजेस्टेरॉन की गोली देके बताया था ना मैंने आपको। तो अब हम पढ़ेंगे इससे बेटर मेथड जो इसके बाद खोजे गए। बढ़ जाऊं आगे, हो गया लिख लिया? तो वो थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनका मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो इसके बाद इनसे सुपीरियर मेथड्स जो इनके बाद खोजे गए उन्हें कहा जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्राइमरीली जो पिल्स थी उनका उनका मेन पर्पस क्या था? ओव्यूलेशन होने से रोकना। और आपको तो पता ही है कि कौन सा हार्मोन यूज होगा इसमें, प्रोजेस्टेरॉन। तो ओसी पिल्स ट्रेडिशनली वर टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। और दो तरह की पिल्स थी, एक थी मिनी पिल और दूसरी थी कॉम्बिनेशन पिल। पहले आई मिनी पिल। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आए, खासतौर पे इस टॉपिक से। आप कहोगे मिनी पिल तो वर्ड कहीं लिखा ही नहीं है ना। क्वेश्चन आ जाएगा आई पिल, आई पिल थोड़ी लिखा हुआ है कहीं। आप कहोगे मिनी पिल और आई पिल में क्या फर्क है, कॉम्बिनेशन पिल क्या होती? मतलब आता है इसमें बाहर से, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे मत रिलाई करो ज्यादा, वो तो याद रखनी है आपको, जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। अभी मिनी पिल में क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है, पहले यही बनी। अब इस पिल में हम क्या करते हैं, आपको तो पता है कि 28 डेज का साइकिल है, पहले 5वें दिन से, आजकल पहले दिन से शुरू कर देते हैं। अब इसमें ना 21 टैबलेट्स तो प्रोजेस्टेरॉन वाली हैं और 60 टैबलेट्स कैसी हैं, आयरन और फॉलिक एसिड की। चाहो खाएंगे या फेंकेंगे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 60 टैबलेट्स फीफा, आयरन प्लस फॉलिक एसिड। तो 21 पहले दिन से देना शुरू कर देंगे, 21 दिन तक ये गोलियां चलेंगी तो एफएसएच सप्रेस हो जाएगा शुरू में ही, तो प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल बनेगी नहीं, तो ओव्यूलेशन किससे होगा? नहीं होगा। तो 21 दिन तक की गोली दी, उसके बाद 7 दिन का गैप दिया। 7 दिन का गैप देने से क्या हुआ कि जो थोड़ी बहुत डेसिडुआ बाहर से दिए गए हार्मोन की वजह से डेवलप हुई थी ना, वो झड़ जाएगी, क्योंकि विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होगा। विड्रॉल बताया था नहीं बताया था मैंने आपको? विड्रॉल की वजह से होती है ब्लीडिंग, है ना कि एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बताया था।
तो अब 7 दिन का जब गैप दे देंगे, इसमें जो गोली है वो खाओ चाहे फेंको, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिन में विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। 8वें दिन यानी अगली साइकिल का पहला दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उधर हमारा दूसरा पैक शुरू हो जाएगा। फिर 21 दिन हार्मोन, 7 दिन नॉन हार्मोन, फिर 21 दिन हार्मोन, 7 दिन नॉन हार्मोन। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी अगला पैक शुरू हो जाती है, 7वें दिन ब्लीडिंग हो जाती है इसमें। तो इस तरह से चलेगा ये। लेकिन इस पिल का एक प्रॉब्लम था, आपने बाहर से प्रोजेस्टेरोन दे दिया तो कई लेडीज के अंदर क्या होता था, प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में नहीं डेवलप हो पा रही है ना, और ईस्ट्रोजन का सोर्स कौन होती है एक लेडी के अंदर? ग्राफिन फॉलिकल। तो कई फीमेल्स में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। हालांकि ग्लैंडुलर सेल जो ओवेरी के हैं वो बिना फॉलिकल बनाए भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, पर कई फीमेल में नहीं कर पाते। अब ईस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तो और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी फीमेल्स के अंदर। तो कई फीमेल्स को ये गोली जो है वो सूट नहीं करती थी, तो हमने बनाई कॉम्बिनेशन पिल। कॉम्बिनेशन पिल के अंदर 21 गोलियां हार्मोनल थी, और उसमें कौन सा हार्मोन था? ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। और 7 गोलियां तो वही थी, कौन सी? आयरन प्लस फॉलिक एसिड। अब क्या होता था कि पहले 21 दिन कॉम्बिनेशन की गोलियां चलती थी। इसमें प्रोजेस्टेरोन किस लिए है? ओव्यूलेशन रोकने के लिए, अपना काम करने के लिए। एस्ट्रोजन किस लिए है? कि उस लेडी को एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी ना हो जाए। समझ में आ रही बात? तो बाहर से एस्ट्रोजन देके हम उसे कवर करते थे, माला डी, माला एन। तो इस तरह से ये अलग अलग गोलियां हैं, तो जिसको जो सूट कर जाए वो दे दी जाती है। लेकिन ये स्टेरॉइड, ये हार्मोन कौन से हार्मोन है बताओ? स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन को बहुत समय तक अगर आप बाहर से लेंगे तो इससे फीमेल की बॉडी पे बुरा असर पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आएंगे, बोलना मत कि पढ़ाया नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। स्टेरॉइड हार्मोन बाहर से लेने की वजह से लेडीज पे बुरा असर पड़ता है अगर बहुत लंबे समय तक लिए तो, क्योंकि बाहर से लिए गए स्टेरॉइड हार्मोन बॉडी पे बुरा असर डालते हैं। क्या बुरा असर डालते हैं? ओबेसाइटी, वेट गेन, कैंसर भी हो सकता है ना। हार्मोनल, हार्मोन इंड्यूस एडिनोमास, एडिनोमा मतलब ग्लैंडुलर कैंसर्स जो हार्मोन इंड्यूस होते हैं। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या और भी रिलेटेड हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है फीमेल्स को, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बाहर से बहुत लंबे समय तक अगर इनको दिया जाए तो। इसलिए ओसी पिल्स किसी भी फीमेल को 4-5 साल से ज्यादा नहीं दी जाती, मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो फिर इनका यूज क्या है? और जनरली दे आर प्रिस्क्राइब टिल द एज ऑफ 35। मैक्सिमम मतलब 35 से कम की लेडी होती है ना, उसी को देते हैं, उसके बाद नहीं देते। इनफैक्ट इंडिया में तो 30 के बाद नहीं देते। 30 क्यों रखा है एज? क्योंकि जनरली ओसी पिल्स, जनरली इंडिया में जैसे एज्यूम करते हैं कि 25 ईयर्स में एक लड़की की शादी होती है, और 3 साल उसको पहले बच्चा नहीं चाहिए, 3 या 4 साल, 28 तक नहीं चाहिए, तो वो ओसी पिल पे रहेगी। उसके बाद जब एक बार एक बच्चा हो जाएगा तो उसको दोबारा ओसी पिल देने की जगह बोलेंगे कोई और मेथड चूज कर लो इनमें से, आईयूडी या कोई और, क्योंकि 3 साल 4 साल दे दिया। तो इसलिए 30, एक्चुअली 30 लिखा हुआ है इंडियन बुक्स में, मैंने 35 इसलिए लिखा है क्योंकि अभी थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। तो 30-35 साल के बाद लेडीज को ओसी पिल नहीं दी जाती है, और ये एज्यूम किया जाता है कि इसलिए क्योंकि इस तक यहाँ तक एक बच्चा हो चुका होता है 35 तक। तो इसके बाद अगर बच्चा चाहिए, मतलब गैप रखना है, कुछ रखना, तो किसी और मेथड पे स्विच कर देते हैं, क्योंकि 3-4 साल से ज्यादा इसको देना ठीक नहीं है। 4 साल मैक्सिमम, 4 या 5। ऐसा नहीं है कि 20 साल तक ओसी पिल ले रहे हैं, एक बच्चा हो गया फिर दूसरे फिर तीसरे, ऐसे नहीं। तो स्टेरॉइड हार्मोन साइड इफेक्ट्स याद रखना है, और वो काफी डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं बहुत लंबे समय तक। वेट गेन तो बहुत भयंकर होता है, तो इसलिए ये 3-4-5 साल से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती। लेकिन इनका कोई फेलियर रेट ही नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन रोक देती हैं। लेकिन फिर भी इनका एक फेलियर रेट है, वो क्या है पता है? एक तो ये रोज एक गोली खानी है, यानी कि वंस डेली। तो इसका डोज कंप्लायंस बहुत खराब है। एक दिन खाना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर 2 दिन खाना भूल गए तो फिर वो डिस्टर्ब ही हो गया, फिर वो कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाएगा। तो रोज एक गोली खानी है, प्रॉब्लम है। तो हमें कोई ऐसी गोली बनानी चाहिए जिसको थोड़ा डोज कंप्लायंस बेटर हो। रोज एक गोली खाना है, भूल गए तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सीडीआरआई लखनऊ ने एक नॉन, और अच्छा दूसरा दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका? ये स्टेरॉइडल पिल है। स्टेरॉइड हार्मोन के क्या होते हैं बोलो? साइड इफेक्ट्स। तो ये दोनों तो स्टेरॉइडल थे। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन पिल और मिनी पिल। सीडीआरआई लखनऊ ने बनाई एक नॉन स्टेरॉइडल पिल, इसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, और ये मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं।
और ये एनसीईआरटी में नहीं है। और एक बार तो ऐसी हद हो गई कि मैं कैरियर पॉइंट पे था उस टाइम, मैंने क्लास ली, मैंने बोला देखो ये पिल है सहेली, इसके मैकेनिज्म के बारे में ये लिखा हुआ है, अब मैं उसके आगे एक बात बताता हूँ जो दूसरे जो नहीं बताते हैं, और मैंने बता दी वो बात। 11 दिन बाद एग्जाम था, उसमें वही क्वेश्चन आ गया नीट में, बताऊंगा क्या क्वेश्चन था अभी। तो बाहर से आते हैं क्वेश्चंस। तो अब सुनो, सीडीआरआई लखनऊ ने नॉन स्टेरॉइडल पिल ये जो खोजी थी, इसको हमने क्या नाम दिया, बोलो, सहेली। तो ये सहेली करती क्या है? नहीं, सहेली सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए नहीं है। अब ये जो सीडीआर, ये जो स्टेरॉइडल पिल है, ये इम्प्लांटेशन रोकती, ओव्यूलेशन नहीं। पहले तो याद रखना, रोकती क्या है, नहीं दिया एनसीईआरटी में, दे दिया, अभी जोड़ दिया होगा अभी, हाँ 1-2 साल में जोड़ा होगा, अभी पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था। तो ये क्या करती है, इम्प्लांटेशन रोकती है। तो पहली बात, सहेली का मैकेनिज्म अलग है, क्या है, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। दूसरा, इसका एक प्लस पॉइंट और है, ये नॉन स्टेरॉइडल है, जिसकी वजह से स्टेरॉइड से होने वाले साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और तीसरा प्लस पॉइंट इसका क्या है, ये सप्ताह में सिर्फ एक बार लेनी है, तो इसको भूलने की संभावना कम है। अब ये काम कैसे करती है, नहीं, वंस अ वीक है ना, तो ये इसको भूलने की संभावना भी कम है। अभी इम्प्लांटेशन कैसे रोकती है, आपको पता है कि जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल में क्या होता है, ईस्ट्रोजन, डेसिडुआ, ईस्ट्रोजन जब एंडोमेट्रियम पे जाके टकराता है तो एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन होता है, और एक एडिशनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम बनती है जिसे क्या कहा जाता है, डेसिडुआ। याद आया? और इम्प्लांटेशन किस में होता है बताओ, डेसिडुआ में ही तो होता है, याद है कि नहीं? तो ये एंडोमेट्रियम में सेल डिवीजन करवाता है, और इसकी वजह से क्या बनती है, डेसिडुआ बनती है, और डेसिडुआ में एम्ब्रियो जाके चिपकता है। तो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते होंगे ना, इसका मतलब एंडोमेट्रियम के ऊपर नहीं होते होंगे। तो सहेली में होता क्या है, क्या होता है इसमें केमिकल, बोलो। हाँ, तो सनक्रोमेन क्या करता है, ये सब दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, पर सब पूछा गया है पुराने कुछ। ये करता क्या है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे एस्ट्रोजन जाकर, एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स एंडोमेट्रियम पे हैं, जो डेसिडुआ बनवाते हैं ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, तो सनक्रोमेन क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑफ यूट्रस। तो एंडोमेट्रियम के ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, तो एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन ठीक से नहीं होता, डेसिडुआ ठीक से नहीं बनती, तो ब्लास्टोसिस्ट उसमें चिपक नहीं पाता, है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट स्लिप कर जाता है, इसको बोलते हैं स्लिप कर गया, वो चिपक ही नहीं पाया। टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, डेसिडुआ नहीं बनेगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक से नहीं बनेगी रेसिडुआ तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ये करता है ये, तो ये बेटर है इसके कंपैरिजन में। तो ये थे ओसी पिल्स, जिनका फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन थे यहाँ पे, लेकिन इनका भी एक फेलियर रेट है। आप कहेंगे इनका क्या फेलियर रेट है, तो 100% सक्सेस मेथड मैं बताता हूँ। गोली खाई, खाने के थोड़ी देर बाद उल्टी हो गई, अब समझ ही नहीं पा रहा कि एब्जॉर्ब हुई है कि नहीं हुई है एलिमेंट्री कैनाल में। वो लेडी ने सोच लिया हो गई वो तो एब्जॉर्ब, और वो नहीं हुई थी, वो उल्टी के साथ निकल गई, अब प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसका भी एक फेलियर रेट है कि हम एलिमेंट्री कैनाल पे डिपेंडेंट है ड्रग की डिलीवरी के लिए, और अगर एलिमेंट्री कैनाल ने धोखा दे दिया तो प्रेगनेंसी हो सकती है, मान लीजिए एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ या वॉमिट हो गया, कुछ हो गया। तो ये झंझट ही खत्म करो ना, सीधा इम्प्लांट लगा दो, समझ में आ रही है बात? तो इससे बेटर मेथड्स जो इसके बाद हमने खोजे वो थे इम्प्लांट्स। हो गया, यहां तक लिख लिया?
हो गया। तो इससे सुपीरियर मेथड्स जो इसके बाद हमने खोजे वो है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में एग्जांपल है जैसे नॉर प्लांट, माचिस की तीली के साइज के होते हैं, स्किन के नीचे चीरा लगा के सब क्यूटेनियसली इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। आप देखो एनसीईआरटी में बने होंगे, आपके मॉड्यूल में भी बने होंगे, दिख रहे हैं। सो दीज आर इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली। अब वो गोली खाने का झंझट ही खत्म। रोज इस इम्प्लांट से नॉर प्लांट, कौन सा हार्मोन निकलता होगा इससे? लिवो नॉरजेस्ट्रेल, यानी कि तो रोज इससे उतना ही प्रोजेस्टेरॉन निकलता है जितना एक गोली खाने से आपको मिल सकता है। समझ में आ रही बात? तो सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट कर दिया है, रोज इससे उतना ही प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा जितना एक गोली खाने से निकलता है। तो कौन सी प्रोसेस को रोकते हैं इम्प्लांट्स? ओव्यूलेशन को ही रोकते हैं, लेकिन इनका फेलियर रेट और कम है क्योंकि भूल भी गए। एक तो भूलेगा नहीं, ओसी पिल तो खाना भूल सकते हैं, या उल्टी हो जाए तो क्या हो, इसमें ना तो याद रखने का झंझट है और ना ही इसको कोई वॉमिट वॉमिट से कोई फर्क पड़ेगा। अब आप कहोगे सर वो तो ठीक है, पर ये मतलब 7 दिन का गैप भी तो देना ना बीच में। नहीं आ रहा सवाल समझ में? रोज हार्मोन निकलेगा, इम्प्लांट देने का साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी? क्वेश्चन कैसे आएगा? ओसी पिल जो लड़की लेती है उसमें साइकिल चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। कौन सी? मेस्ट्रुअल साइकिल। ओवेरियन साइकिल नहीं चलती है। नहीं आ रही बात समझ में? आप ओवेरियन साइकिल और मेस्ट्रुअल साइकिल का अंतर समझते नहीं समझते? हार्मोन से यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं उनको यूट्राइन साइकिल या मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, फॉलिकल वॉलिकल बन रही है, तो इसको बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। नॉर्मली एक फर्टाइल फीमेल में ओवेरियन और मेस्ट्रुअल दोनों साइकिलें चलती हैं, लेकिन अगर वो ओसी पिल ले रही है तो उसमें ओवेरियन साइकिल, सिर्फ मेस्ट्रुअल चलेगी। और अगर किसी यंग फीमेल के 25 साल की फीमेल का किसी कारण की वजह से यूट्रस काट के निकाल दिया आपने, अब मेस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं चलेगी, लेकिन ओवेरियन साइकिल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो अभी इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली है ये। तो आप कहोगे सर वो गैप कैसे आएगा, मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल चलेगी पर 7 दिन का गैप भी तो देना है जिसमें ब्लीडिंग हो जाए। तो ये पुरानी टेसिडो अगर नहीं झड़ी तो यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, 7 दिन तक हार्मोनल बैंड गलेगा। अरे जैसे फुलझड़ी होती है ना, एक तरफ से जलना शुरू करती है, दिवाली पे याद करो, कभी कभी उसमें बीच में मसाला छूटा हुआ होता है, तो वहां पे बस वो सुलगती रहती है, फिर आगे मसाला पकड़ लेती है, फिर जलने लगती है। देखा है आपने? तो ये एक तरफ से 7 दिन तक क्या, 21 दिन तक क्या गलेगा यहाँ पे? हार्मोनल बैंड। उसके बाद 7 दिन तक क्या गलेगा? नॉन हार्मोनल। इसमें हो जाएगी ब्लीडिंग, फिर वापस से क्या शुरू हो जाएगा? हार्मोनल। नहीं आ रही बात समझ में? तो एक एक इम्प्लांट 6-6 महीने से लेके 3-3 साल तक भी ऐसे भी होता है, चलते रहते। इसके अलावा एक मेथड और है जो नहीं दिया एनसीईआरटी में, वो है इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस। सुना है कभी? डिपोप्रोवीरा, इसमें हम इंजेक्शन देते हैं, और ये इंजेक्शन होता है मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट का। वो ये कुछ नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन ही है। एक इंजेक्शन दे दिया, अभी 3 साल तक बच्चा नहीं होगा, सुना है कभी ऐसा? तो ये इंजेक्शन वाले भी मेथड्स होते हैं। इनमें क्या करते हैं, तो फीमेल के एक मसल के नीचे एक बड़ा इंजेक्शन लगा देते हैं डिपो की तरह, और उससे रोज उतना ही हार्मोन रिलीज होता है, और इस तरह से लगाया जाता है कि वो अपने आप एक गैप भी क्रिएट हो जाता है उसमें। तो इंजेक्टेबल्स हैं। मतलब मैं तो प्रेफर नहीं, मतलब मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करता है इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट ज्यादा अच्छे हैं। हाँ हाँ, इसको नहीं, सबक्यूटेनियसली इसको जनरली ऐसी जगह पे जहां से कि प्रॉपर रिलीज हो सके। 3 मेथड होते हैं ना ड्रग डिलीवरी के, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। फास्टेस्ट इंट्रावीनस है, स्लोएस्ट सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस से भी स्लो होता है टॉपिकल, जब आप ऊपर क्रीम लगाते हो स्किन के, देखा होगा आपने, पर वो तो टॉपिकल कहलाता है। तो स्लो रिलीज है कहीं भी नहीं, पर ऐसी जगह जैसे यहाँ शोल्डर वगैरह में, ऐसी जगह पे प्लेस करो। तो ये इंजेक्शंस हैं, ये भी एक गैप, मतलब एक साइकिल्स रुकी रहती है, 2-2 3-3 साल तक डिपो रिलीज कहा जाता है। तो ये आपके ना मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन हो गए। सबसे जो
सुपीरियर मेथड्स हैं वही एंड वाले हैं, इम्प्लांट्स वगैरह, वेस्टर्न कंट्रीज में यही ज्यादा यूज होते हैं, हमारे यहाँ आईयूडीज वगैरह है। अब एक और चीज बढ़ानी है इसमें, हो गया ना, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है मॉड्यूल में। देखो इसमें एक चीज और पढ़ानी है, सर्जिकल पे आता हूँ। अब आपके ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके अलावा एक और मेथड है कंट्रासेप्शन का, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जिन्हें उन्होंने लिखा है सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। अरे लिखा है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वासेक्टोमी में दोनों वास डिफरेंस काट देते हैं, याद आया, और सीमन विल बी विदाउट स्पर्म्स, इजैकुलेशन होगा लेकिन उसमें सीमन नहीं होंगे, याद आया कि नहीं आया। ट्यूबेक्टोमी में दोनों फेलोपियन ट्यूब काट देते हैं, तो दोनों ही प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन होने से रोक दिया जाता है, लेकिन साइकिल तो फीमेल के अंदर चलती रहती है। अब उन्होंने इसको लिखा है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एनसीईआरटी में, जबकि ये तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, क्योंकि कंट्रासेप्शन का मतलब होता है अभी बच्चा नहीं चाहिए, और स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है कभी बच्चा नहीं चाहिए। तो इन्होंने एनसीईआरटी लिखने वाले बुद्धिजीवियों ने मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को लिख दिया। देख लो आप, अच्छा हुआ ये लोग डॉक्टर नहीं बने, नहीं बने तभी तो किताब लिख रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ये डॉक्टर एनसीईआरटी पढ़ के कोई डॉक्टर बन जाए, वो कपल आए, डॉक्टर साहब अभी नई नई शादी हुई, हमको 2 साल बच्चा नहीं चाहिए, इसके नसबंदी कर दो, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, दिस इज अ मेथड, ये इरिवर्सिबल मेथड है, अभी ठीक नहीं हो सकते, पता है ना आपको। द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, याद रखना। सो दे आर टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्शन या फिर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, दे आर नॉट द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है जब टेम्परेली आपको रोकना हो, ये परमानेंट है, पता नहीं क्यों दे रखा है उन्होंने मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में, बेवकूफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट चीज, अब ये जो मैं बता रहा हूं, ये इसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, ये खत्म हो गया, चलें आगे। लेकिन इसे कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, लास्ट में पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका फेलियर रेट सबसे कम है और ये सबसे इफेक्टिव मेथड, इसका बहुत ज्यादा है फेलियर रेट। लेकिन अगर अनसेफ पीरियड में एक्सीडेंटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया है या कोई रेप विक्टिम है, तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अनसेफ पीरियड मतलब कौन सा पीरियड होता है बताइए, जिसमें या तो ओव्यूलेशन होने वाला है या अभी जस्ट हुआ है ना, मतलब वही आप मान के चलो कि 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे ये वाले दिन, याद आया आपको। तो अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, अगर अनप्लान्ड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया है और वो भी अनसेफ पीरियड में हो गया है, तो फीमेल में प्रेगनेंसी रोकने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा पिल 72 या आई पिल के नाम से कुछ मेडिसिन आती है, और ये विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट लेनी होती है। जितना जल्दी लेंगे उतना एफिशिएंट होने की, मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन रोकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैक्सिमम 72 आवर्स, इसके बाद तो काम नहीं करेगी। और ये जो आई पिल या पिल 72 होती है, विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट उसको लेना होता है, इसी को हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं, नाम याद रखना। अब ये पिल में होता क्या है, कुछ नहीं होता, जो नॉर्मल ओसी पिल होती है ना, उसी की 4 गुना डोज होती है इसमें, 4 टाइम्स द डोज ऑफ नॉर्मल ओसी पिल। नॉर्मल ओसी पिल फ्री में मिलती है सरकारी दवाखाने पे, इसको 100-150 रुपए में बेचते हैं, तो 4 टाइम्स द इग्नोरेंस। क्या हुआ, हाँ मेडिकल स्टोर खोल रखा होगा उसने, अच्छा। तो अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल ओसीपिल की 4 गुना डोज देने से, 4 गुना डोज देने से क्या होगा, 4 टाइम्स डोज, है ना, आई पिल या पिल 72 के नाम से। ये किसको रोकती है, देखो अनसेफ पीरियड कौन सा पीरियड है, मतलब जिसमें या तो ओव्यूलेशन होने वाला है या फिर अभी हुआ है, तो होगा क्या कि नॉर्मल ओसीपिल की 4 गुना डोज हमने ली है, सपोज अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है,
है ना, होने वाला था, तो अब एकदम नॉर्मल उसी पिल की 4 गुना डोज जब जाएगी ना बॉडी के अंदर, तो जो ओव्यूलेशन होने वाला था ना वो अब नहीं होगा, वो डिले हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक देगी पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से एलएच सर्ज सप्रेस हो जाएगी, और जो ओव्यूलेशन होना था वो अब नहीं होगा, या 4-6 दिन आगे खिसक गया, तब तक वो स्पर्म मर जाएंगे। तो इट मेक्स एन अटेम्प्ट, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, ओव्यूलेशन। लेकिन अगर ओव्यूलेशन हो गया है तो नॉर्मल उसी पिल की 4 गुना डोज वेजाइना और सर्विक्स की म्यूकोजा को इतना विस्कस कर देती है कि स्पर्म उसमें स्विम करके एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। और अगर पहुंच भी जाते हैं तो ये इतना खराब कर देती है डेसिडुआ को नॉर्मल ओसिपिल की 4 गुना सडन डोज, कि उसमें कुछ आकर चिपक ही नहीं पाएगा, यानी इट अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट, आंसर है ऑल। समझ में आ रही है बात, ये सब ये तीनों चीजों को रोकने का कोशिश करती है, फिर भी इसकी फेलियर रेट काफी ज्यादा है, तीनों को ही रोकने का प्रयास करती है। तो ये यहाँ पे हमने मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन पढ़ लिए हैं, एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा। नॉर्मल ओसिपिल कोई क्यों खानी, कोई मतलब कोई फीमेल खा ले, अच्छा लगा क्या सब्जी बना के खा रहे हैं आज, ओसी पिल की सब्जी खा रहे हैं, कढ़ाई मशरूम की तरह ओसी पिल मसाला, ऐसे नहीं सब ये, हाँ देखो पहले तो यही था, जब कह रहे हो ना पहले इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यही था, डॉक्टर 4 गुना डोज दे देती ओसी पिल की, ये खा लो नहीं होगी प्रेगनेंसी, लेकिन ये रेगुलर मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का। बाद में इसका कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, अरे ऐसे कैसे फ्री में कैसे, ये तो अभी तो उंगली दब गई है किसी की तो और उसको ब्लैकमेल करो, तो ये 150 रुपए में बेचेंगे हम, और नया नाम रख के उसको वही चीज को बेच रहे हैं। समझ में आई बात, हाँ डेसिडुआ कैसे खराब होता है, हार्मोन से तो बनती है रेसिडुआ, हार्मोनल इन्फ्लुएंस में, अगर हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा तो रेसिडुआ ढंग से नहीं बन पाएगी। डेसिडुआ में प्रोलिफरेशन एस्ट्रोजन की वजह से होता है, और सिक्रीटरी मटेरियल उसमें प्रोजेस्टेरॉन की वजह से डेवलप होता है, तो अगर वो हार्मोन नॉर्मल बैलेंस में नहीं रहे और ज्यादा हो गए तो वो डेवलपमेंट को खराब कर देंगे। अच्छा अगली चीज क्या है देखो इसके बाद, तो टर्मिनल मेथड्स तो मैंने बताई थी आपको, वासेक्टोमी और टिबेक्टोमी। अगली चीज हम पढ़ेंगे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चले आगे बढ़े, चलो एमटीपी के बारे में पढ़ते हैं। एमटीपी जिसको हम लोग लेमैन टर्मिनोलॉजी में एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। एबॉर्शन इज नथिंग बट अ प्रीमेच्योर डिलीवरी आप कह सकते हो, जिसमें कि वायबिलिटी नहीं है, बच्चा बचेगा नहीं अगर अभी टर्मिनेट किया गया प्रेगनेंसी को, तो है ना। तो एमटीपी पहले ना इलीगल था, इंडिया में भी इलीगल था, बहुत से कंट्रीज में इलीगल था। रीजन ये है कि ऐसा माना जाता था रिलीजियस रीजंस की वजह से कि जो एक बार माँ की कोख में बच्चा आ गया तो वो खुदा की या ईश्वर की मर्जी से आया है, तो उसको मारना गलत। हाँ आज भी आप कोई किसी भी पंडित मौलवी से बात करो वो बोलेगा गलत है एमटीबी। तो इवन आपका क्रिश्चियनिटी में भी इलीगल था। तो शुरू में क्या था कि एमटीपी को इलीगल ही माना जाता था, लेकिन क्या होता था कि कई बार ऐसे अटेम्प्ट्स जो प्रेगनेंसी के होते थे, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के जो घरों में करे जाते थे, क्योंकि लीगल नहीं था ये बाहर, तो उसमें कई बार फीमेल्स की डेथ भी हो जाती थी, क्योंकि वो अनट्रेन तरीके से कुछ भी हो रहा है। तो बाद में एमटीपी एक्ट बना, और इंडिया में भी एमटीपी को लीगलाइज आजादी के बाद ही किया गया था, पहले तो ये भी यहाँ भी इलीगल ही था, फिर बाद में लीगलाइजेशन हुआ। उसके बहुत से रीजंस थे क्यों लीगलाइजेशन हुआ। एमटीपी एक्ट जो पहली बार आया 1971 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है देखो, है ना। तो 1971 में इसको लीगलाइज किया गया, क्योंकि एथिकल, रिलीजियस, सोशल बहुत सारे रीजंस थे। एमटीपी को लीगलाइज इसलिए भी नहीं कर रहे थे कि सोशल, क्योंकि एक तरह से सोशल पोलिसिंग थी
कि अगर प्रेगनेंसी का डर नहीं रहेगा फीमेल्स को तो फिर अनएथिकल चीजें शुरू हो जाएंगी सोसाइटी में। तो इस चक्कर में 1971 तक डिले किया इसको। फिर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ इसको हमने 1971 में इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि बहुत डाइवर्स कल्चर है हमारा, कोई एक रिलीजन तो है नहीं, तो इसको इतना टाइम लग गया। अब शुरू में क्या था, एक्ट का मेन रीजन क्या दिया गया एक्ट के आने का, कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स डेवलप हो गई थी, जिनसे हम लोग ये पता लगा लेते थे। कई बार क्या होता है, बच्चे डिफेक्टिव होते हैं, और वो बच्चा पैदा हो जाए तो वो एक तरह से वो कर्स ही है, वो मतलब माँ बाप भी जिंदगी भर उसको पाल रहे हैं, अपाहिज बच्चा है। तो एक ये रीजन था। दूसरा क्या था कि कई बार प्रेगनेंसी के चलने से माँ की जान को खतरा होता था, और प्रेगनेंसी के चक्कर में माँ ही मर जाती थी, तो इसलिए लीगलाइज किया गया। पॉपुलेशन कंट्रोल उस टाइम दिमाग में नहीं था, तो लीगलाइज करने का मेन दो क्लॉज के साथ 1971 में इसको लीगलाइज किया गया कि कोई कपल हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों रेडी हो तो वाइफ में प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा सकती है अंडर दीज टू कंडीशंस। इफ continuation of pregnancy is a risk to the mother's life, and second, if there are irreparable congenital defects in the fetus, जिनका इलाज नहीं हो सकता। इलाज हो सकता है तो नहीं कर सकते है ना, तो ऐसे डिफेक्ट है, आपने सिंड्रोम विंड्रोम सब पता लग जाती है ना एमनियोसेंटेसिस से। तो ये दो क्लॉज देकर एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया। अब हुआ क्या कि अल्ट्रासाउंड आया, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह से क्या होता था, चौथे महीने में ना ये पता लगने लगता था देखने पे कि लड़का है या लड़की है। तो लोगों ने क्या किया, अल्ट्रासाउंड ये सब इसलिए खोजा गया था कि भाई मतलब बच्चा नॉर्मली डेवलप हो रहा है कि नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और वो डिफेक्ट नहीं है तो भी जैसे ही पता लगता था लड़की है तो टर्मिनेट करा दिया, तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम शुरू हुई। तो हमने एमटीपी एक्ट को सुधारा। पहले तो इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में पहले कपल था, लेकिन एक प्रॉब्लम और आती थी कि है ना, लोग बाग घरों में फीमेल्स पे प्रेशर डालते थे कि एक बच्चा और कर लो, क्या इस बार शायद इस बार लड़का हो जाए, तो इससे भी वाइफ की हेल्थ खराब होती जाती थी। तो एमटीपी में हस्बैंड वाला क्लॉज हटा दिया कि वाइफ अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है, उसे पति से परमिशन लेने की जरूरत, दोनों की कंसेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके तो ये हटा। 71 के एक्ट में सुधार जो हुए मैं बता रहा हूं मैं एक सीक्वेंस में, सुन लो, कभी ना कभी काम आएंगे। तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है ये, लेकिन उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसको आप पकड़ना होगा। तो ये सुधार किया गया, लेकिन उससे फिर भी एक प्रॉब्लम रही कि चलो वाइफ अपनी मर्जी से कराती, बाद में इसमें वाइफ वर्ड भी हटा दिया गया और उसकी जगह अनमैरिड फीमेल भी, मतलब फीमेल डाल दिया गया, ताकि कोई अनमैरिड फीमेल भी अपनी कंसेंट से करा सके। और रिसेंटली कुछ 10-12 साल पहले उसमें से माइनर, मतलब पहले था मेजर फीमेल, मतलब 18 के ऊपर की, अब माइनर भी जोड़ दिया उसमें, विद कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। तो ये जो सोसाइटी का जो पतन हो रहा है उस चक्कर में ये सारे रूल्स भी ऐसे होते चले गए। फिर क्या हुआ कि लोग वाग क्या करते थे, टर्मिनेट करा देते थे फीमेल चाइल्ड होने पे। तो इसमें एक और वो डाला गया, लेकिन इससे इधर पॉपुलेशन भी देश की बहुत बढ़ने लगी थी, दो तीन चीजें एक साथ हुई। तो कहा कि भाई पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो इसको तो फैमिली प्लानिंग में इंक्लूड किया जाए कॉन्ट्रासेप्शन। तो इन्होंने एक क्लॉज इसमें और डाल दिया, और वो क्लॉज क्या था पता है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कोई भी कपल जाकर एमटीपी करवा सकता है, या कोई भी फीमेल जाकर एमटीपी करवा सकती है, ये कहकर कि मैं एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज कर रही थी जो फेल हो गया। ये जानबूझ के लूज डाला गया था ताकि एमटीपीज इजी हो जाए करना, क्योंकि इसके अलावा कोई रीजन नहीं था। अगर माँ की जान को खतरा नहीं है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप उसकी जान क्यों ले रहे हो। तो इसमें क्लॉज क्या डाला, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कोई भी जाके कह सकता है, और ये इतना लूज क्लॉज था कि कोई भी जाके कहे हमारा तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो टर्मिनेट करो। तो ये जोड़ दिया उसने। अब इस जोड़ने के बाद और ज्यादा मिसयूज शुरू हो गया। कैसे, लोग वक्त सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वेट करते थे, चौथे महीने तक प्रेगनेंसी का। अब चौथे महीने में अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता था कि लड़का है या लड़की है, और वहां पहुंच जाते थे कि हमारा फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हुआ, इसको टर्मिनेट करो। तो गवर्नमेंट ने फिर इसमें सुधार किया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वाला आपका एक्सक्यूज चलेगा तीसरे महीने तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना चाहते हो तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चलेगा, सिर्फ दो ही रूल्स चलेंगे, या तो बच्चा में डिफेक्ट है, या फिर माँ की जान को खतरा है। क्योंकि अगर आप चौथे महीने तक वेट कर रहे थे, यानी आपकी नीयत खराब थी, आप देखना चाहते थे पहले कि लड़का है या लड़की है, फिर कह रहे हो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हुआ 3 महीने हो गए, अभी तक पता नहीं चला आपको। तो ये रूल में ये
करा गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा सकती है तीनों वजहों से। पहली वजह फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरी कोई डिफेक्ट है, और तीसरा माँ की जान को खतरा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी चौथे, पांचवें, छठे महीने में सिर्फ 2 क्लॉज पे कराई जा सकती है, अगर माँ की जान को खतरा है या फिर कोई एबनॉर्मल जेनेटिक डिसऑर्डर जो ठीक नहीं हो सकता। तो ये इसमें एक सीक्वेंस में सुधार किए गए, और ये सुधार एनसीईआरटी में भी किए गए धीरे धीरे। पहले कुछ लिखा था, अभी कुछ आपने देखा होगा नई वाली में एक बॉक्स और बना दिया गया है, इसमें कुछ नया जोड़ दिया है। ये सब बातें हम तो पढ़ा ही रहे हैं, पर ये इन्होंने भी जोड़ ली है। तो ये था। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टर्मिनेट कराना इजी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा एम्ब्रियो भी बहुत छोटा है, आराम से निकल जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिफिकल्ट है, क्योंकि अब साइज काफी बड़ा हो गया है। तो प्रेफरेंस, कोशिश ये की जाती है कि कोई भी रीजन हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसको टर्मिनेट करा दिया जाए। लेकिन जनरली जो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, ये 4th मंथ के बाद ही दिखते हैं अच्छे से। कोई अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो क्रोमोसोमल होगा तो पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन कंजेनाइटल में टाइम लगता है कई बार। और कोई डिफेक्ट क्रोमोसोमल नहीं है फिर भी किसी के डिफेक्ट है, क्रोमोसोम नॉर्मल, तो इसलिए फिर सेकंड ट्राइमेस्टर तक अलाउड है। तो ये फर्स्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इजी है, सेकंड में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये तो थे सारे मेथड्स एमटीपी के, और ये सारे के सारे मेथड थे सर्जिकल। सर्जिकल मतलब जिसमें आपको लेबर रूम में, ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, वहां पे गायनेक करवाएगी। तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो जाती। कोई अगर अबॉर्शन रूम में कोई लेडी जा रही है, मान लीजिए अनमैरिड है या कुछ है, तो सबको पता चल गया। तो इसलिए फिर नॉन सर्जिकल मेथड्स खोजे गए एमटीपीज के, जिन्हें बोला जाता है मेडिकल मेथड्स। ये क्या थे सारे के सारे? सर्जिकल। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल तरीके से एमटीपी करवाते हैं, सक्शन करके, मतलब एक क्यूरेटेज बोलते हैं इसको, यूट्रस को अंदर से स्क्रैप करते हैं, और उसके बाद उसको एक वैक्यूम क्लीनर नहीं होता जैसे, ऐसे एक सक्शन पाइप होता है, उससे एम्ब्रियो को पूरा हटा देते हैं। तो ये सब सर्जिकल तरीके थे एमटीबी के। लेकिन नॉन सर्जिकल मेथड्स आए एमटीबी के, यानी मेडिकल मेथड्स बाद में। आखिर प्रेगनेंसी क्यों होती है, मतलब प्रेगनेंसी को कौन बनाए रखता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर हम कोई ऐसी गोली दे दें जो कि एंटी प्रोजेस्टेरॉन हो, तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाए उस प्रेग्नेंट फीमेल का, तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, और इम्प्लांटेशन छूट जाएगा, और ब्लीडिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो नॉन सर्जिकल मेथड्स ढूंढे गए एमटीपी के, और नॉन सर्जिकल मेथड में हमने एंटी प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन एक ढूंढी, इसका नाम है मिफेप्रिस्टोन। अब मिफेप्रिस्टोन जो होती है वो एक एंटी प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन है। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी है तो उसको मिफेप्रिस्टोन की गोली देंगे, तो 48 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे देंगे, ओरली या वेजाइनली। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है अब यूट्रस में जोरदार तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन छूट जाएगा, और पीरियड्स आ जाएंगे, कह सकते हो, ब्लीडिंग हो जाएगी, उसी में एम्ब्रियो भी निकल जाएगा। तो हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? हाँ वो बताऊंगा अभी। तो मिफेप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग है। इसके करीब करीब 48 घंटे बाद पहले ये एक गोली, और उसके बाद फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की गोली दी जाती है। तो इससे क्या होता है, पहले प्रोजेस्टेरॉन सुखा दिया उस फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल का, तो मायोमेट्री में वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होने लग गए, फिर ऊपर से प्रोस्टाग्लैंडिन और दे दिया, तो जोरदार कॉन्ट्रैक्शन हुए, मायोमेट्री में इम्प्लांटेशन छूट गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये बिना किसी, आपने देखा होगा कई दवाइयों पे लिखा होता है शेड्यूल एच ड्रग, देखा है आपने? कभी लिखा हो नहीं देखा, लाल कलर का? ये गोली बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है कि कभी कभी डेथ भी हो जाती थी, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही उसके बाद। तो इसलिए इसको शेड्यूल एच ड्रग में डाला गया है, और विदाउट मेडिकल सुपरविजन इसको नहीं ले सकते। और एक और चीज है इसमें कि इसको ना लेस देन 59 डेज की प्रेगनेंसी में ही यूज कर सकते हैं। मतलब 2 महीने, 59 डेज समझे आप, 2 महीने से कम की अगर प्रेगनेंसी है तभी इसको यूज करते हैं। अगर 2 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई तो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे उससे पूरा का पूरा वो एम्ब्रियो बाहर नहीं निकल पाएगा, आधा अधूरा निकलेगा। इसे बोलते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। और वो अधूरा एबॉर्शन हुआ ना अगर, तो उससे और हालत खराब हो जाएगी, और यूट्रस में इंफेक्शन होने के साथ साथ
फिर अल्टीमेटली सर्जिकल तरीके से अबॉर्ट कराना पड़ेगा। सो दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल मेथड जो होता है मेडिसिन वाला, इट इज ओनली यूज्ड टिल 59 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। 59 डेज ऑफ प्रेगनेंसी मतलब समझे आप, 1 जनवरी को ब्लीडिंग हुई थी, 1 फरवरी को दोबारा होनी थी लेकिन नहीं हुई, तो 1 मार्च से पहले इसको यूज करना, क्योंकि 1 मार्च को 2 महीने हो जाएंगे। हम वो 14 डेज भी काउंट कर रहे हैं शुरू, जब जब कोई एम्ब्रियो ही नहीं था। तो ये मेडिकल मेथड्स हो गया। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ एमटीपी। और इस एमटीपी के एक्ट में और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद अगली चीज क्या है बताओ मॉड्यूल में। इनफर्टिलिटी से भी एक क्वेश्चन आएगा। अब है एसटीडीज और इनफर्टिलिटी, 2 चीजें बची हैं, लेकिन क्वेश्चन आने इसमें से पक्का है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे मैंने आपको अभी इम्यूनिटी पढ़ाया नहीं है, पर मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होते हैं और कहीं बॉडी का इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बना दे, इसलिए वो स्पर्म सर्टोली सेल उन्हें बचाता है। याद आया? तो यही हैप्लॉइड स्पर्म जब वेजाइना में रिलीज होते हैं फीमेल बॉडी में, तो एक तो ये हैप्लॉइड, ऊपर से ये फॉरेन बॉडी है। नहीं यारी बात समझ? तो यहां इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्यों नहीं बनती? सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? स्पर्म हैप्लॉइड है, ऊपर से फीमेल बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो फॉरेन बॉडी है, तो यहां इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्यों नहीं बनती? बताओ, जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है वो बताओ। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि सर एंटीबॉडी इसलिए नहीं बनती यहाँ क्योंकि एंटीबॉडी तो ब्लड में बनती है ना, यहाँ ब्लड कहाँ है? तो मैं कहूंगा आपका मतलब शायद आईजीएम से था, जो ब्लड स्ट्रीम में पाई जाती है, एंटी वाली। आईजीए क्यों नहीं बनती, जो म्यूकोजा में पाई जाती है? सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है ना आईजीए, वो क्यों नहीं बनती यहाँ? सवाल समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आईजीए क्यों नहीं बनती यहाँ? एंटीबॉडी क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आईजीए जो होती है ना, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोजा और एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोजा में ही बनती है, जेनिटल म्यूकोजा में नहीं बनती। द जेनिटल म्यूकोजा इज डेलिबरेटली लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। आप कहेंगे क्यों भाई? टू फैसिलिटेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे अगर एंटीबॉडी बनने लगेगी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? नहीं आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे नहीं बनती एंटीबॉडीज, बनती है ऐसे तो फैगोसाइटोसिस के लिए स्पर्म आते हैं यहाँ पे, और किसी किसी फीमेल में बनती भी एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, लेकिन फिर वो इनफर्टाइल होती है क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है, एंटीबॉडीज बन रही है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी जनरली नहीं बनती है फीमेल बॉडी में यहाँ, क्योंकि यहाँ ब्लड नहीं। और दूसरा, जो म्यूकोजा है उससे भी उसमें भी सिक्रीट नहीं होती एंटीबॉडी यहाँ, तो उसको जानबूझ के अनप्रोटेक्टेड छोड़ा जाता है ताकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके, वरना इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? नहीं बनती है जेनिटल म्यूकोजा। और यही कीमत चुकानी पड़ती है उन जानवरों को जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? बोलो। नहीं आया समझ में? फिर से समझाता हूँ। दिवाली की रात को ऐसा कहते हैं कि जो दिवाली की रात को घर के ना बनियों में होता है ऐसा कि घर के दरवाजा और अलमारी का, मतलब आपका जो तिजोरी है उसका ताला खोल के सोइए कि लक्ष्मी जी आएंगी और घर का फेरा करके जाएंगी। तो इससे बहुत संपन्न लक्ष्मी आती है ना दिवाली की रात को, तो घर के ताले खिड़की दरवाजे सब खोल के सोइए, और अलमारी भी, तो उसमें लक्ष्मी जी आएंगी फेरा करके जाएंगी। अभी क्या हुआ? चोर आए और घर साफ करके, यही हुआ ना। अब आपने जेनिटल म्यूकोजा अनप्रोटेक्टेड छोड़ी, क्यों? ताकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सके। कीमत क्या चुकानी पड़ गई? पैथोजेंस। देखो ये आपका कोई एसटीडी है, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सलाइवा के एक्सचेंज से तो नहीं फैलते। किसी ने गोनोरिया के पेशेंट ने आपको छींक दिया आपके मुंह पर, आपकी ब्रेथ में चला गया वो, उससे तो नहीं होता एड्स।
या गोनोरिया या सिफिलिस हाथ मिलाने से नहीं फैलते, किसी का झुट्टा पानी पी लेने से नहीं फैलते। तो ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से क्यों फैल जाते हैं? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में कौन सा ब्लड की मिक्सिंग होती है? नहीं होती। तो व्हाई डज अ डिजीज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में तो कोई मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, क्योंकि जेनाइटल म्यूकोजा अगर अनप्रोटेक्टेड है, यहां पर देखो एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोजा में आईजीए से प्रोटेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोजा में प्रोटेक्शन है, हालांकि होने वाले इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन है। जेनाइटल म्यूकोजा को अनप्रोटेक्टेड छोड़ा ताकि मेल गैमेट आराम से फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए, फीमेल गैमेट किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बने। फायदा नुकसान क्या हुआ? एक पार्टनर इन्फेक्टेड था तो उसके सीमन में या उसके सिक्रीशन में पैथोजन था, वो पैथोजन आराम से, मान लीजिए मेल इन्फेक्टेड था तो सीमन में या सिक्रीशन में था, वो यहाँ से आराम से अंदर घुस रहा है, तो ब्लड में जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है क्योंकि म्यूकोजा इज अनप्रोटेक्टेड। तो इसलिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से डिजीज फैल जाती है, सलाइवा के एक्सचेंज से तो नहीं फैल रही, लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्यों फैल जाती है? क्योंकि जेनाइटल म्यूकोजा इज अनप्रोटेक्टेड। टू फैसिलिटेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? अगर एक पार्टनर इन्फेक्टेड है तो वो पैथोजन भी बड़ी आसानी से उसी रास्ते से घुस जाएगा अंदर और उसको वहां पे कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए डिजीज जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल जाती है। इन्हें हम बोलते हैं एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या एसटीआईज, नया वर्ड है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। चलो अगली क्लास में पढ़ लेंगे इनके बारे में। अगली क्लास में मैं खत्म कर दूंगा ये पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, ठीक है? और इवोल्यूशन के बाद हम एनिमल किंगडम पढ़ सकते हैं, और फिर ज्यादा मजा तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही आएगा। पर इवोल्यूशन और एनिमल किंगडम क्या है, थोड़ा इंटर रिलेटेड है, तो देख लेंगे क्या पढ़ना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी पढ़ लेंगे, कोई कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, पहले इंटरेस्टिंग वाला पढ़ो। चलो ठीक है, तो अगली क्लास में बचा हुआ पढ़ के आओ।